हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज है मकर संक्रांति, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चे, आज के दिन हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आए, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण परिभाषा की। ये क्लास काफी सारे बच्चे डिमांडिंग कर रहे थे कि भैया लेकर आइए लेकर आइए। तो आज हम केमिस्ट्री के जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं बनती हैं उन सभी को आज के इस क्लास में हम कराने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहां पे तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जितनी भी क्लास का नोटिफिकेशन होता है और क्लास का पीडीएफ हम एक बार में वहां पे सेंड कर देते हैं क्लास के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यह क्लास। तो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को मुझे बतानी है। अगर आप वाराणसी के आसपास से हो तो मैंने यह सोचा कि इस बार का जो सरस्वती पूजा है आप सभी लोगों के साथ मनाएं। तो मैंने वाराणसी में मीटअप का प्रोग्राम रखा है। आप सभी लोग आ सकते हो। हालांकि ये मीटअप न केवल आपका सरस्वती पूजा का मीटअप है, साथ साथ में आप लोगों का हम ऑफलाइन टेस्ट भी लेंगे। अगर आप आना चाहते तो यहाँ पे आ सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, दोनों ऑफलाइन टेस्ट का भी हो जाएगी तैयारी, पता चल जाएगा कितना पढ़ाई है और किस तरीके से कॉपी वगैरह लिखना है। केमिस्ट्री का ऑफलाइन टेस्ट होगा कक्षा 12 वालों का। साथ में एक मिलन भी हो जाएगा हमारे और आपके बीच में, और साथ में माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो एक पावन दिन है 23 जनवरी का दिन, जिस दिन सरस्वती पूजा है। उस दिन आप आ सकते हैं वाराणसी के अंदर। कहाँ पे? तो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के सामने हम लोगों का सेंटर है, वहां पे आ सकते हो 23 जनवरी के दिन। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग यहाँ पर ये 2 नंबर दिया है, इन दोनों नंबर पे कॉल करके लोकेशन वगैरह पूछ सकते हो कैसे कैसे आना है। मैं आपको समरी बता देता हूँ। अगर आप वाराणसी आते हो तो सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे आते हो, वहां से आपको ऑटो करके आना पड़ेगा पांडेपुर। और पांडेपुर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर यह ऑफलाइन सेंटर है, जहां पर आप सभी लोग आके टेस्ट दे सकते हो और साथ में सरस्वती पूजा साथ में मना सकते हो। आशीर्वाद लेके प्रसाद ग्रहण करके आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हो और फिर नए ऊर्जा के साथ में 18 फरवरी की तैयारी कर सकते हो। तो जितने भी बच्चों को आना है सभी लोग जरूर से जरूर एक बार कॉल करके बता दीजिएगा भैया हम आ रहे हैं, और आइएगा। और अकेले मत आइएगा, अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी आ सकता है साथ में लेकर आएगा। सभी का आमंत्रण यहाँ पे है, मैं आमंत्रण आपको दे रहा हूँ। सभी बच्चे जरूर आइएगा वाराणसी के या 23 जनवरी के दिन। मैं आप सभी लोगों को इंतजार करूंगा, पूरी टीम आप सभी लोगों का इंतजार करेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की यह क्लास। सबसे पहली परिभाषा आपका आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट परिभाषा उसी को हम लोग करने वाले हैं, वह यह है मोलरता का। मोलरता किसे कहते हैं? तो देखो मैंने टाइप करवा दिया ताकि आपका समय कम लगे। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस पदार्थ की मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू भी, ये इसका सूत्र होता है मोलरता का, है ना। अच्छा, यहाँ पे मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। यह ताप पर निर्भर करता है। तो मोलरता कनेक्ट हो चुका है। निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू भी। भी यहाँ पे लीटर एमएल है, मिलीलीटर में लिखोगे। ठीक है ना। अच्छा जी सरकार, ये आप देखो स्मॉल डब्ल्यू जो है ये विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है। ठीक है ना। और यम जो है ये क्या है? अणु भार है। ठीक है, ये अणु भार है। और भी क्या है? आयतन है। ठीक है सरकार, ये आपका सूत्र भी क्लियर हो गया मोलरता का। ठीक है, अगला चलते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? मोललता का। तो मोललता किसे कहते हैं? विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोललता कहते हैं। और मोललता का मात्रक मोल प्रति केजी इनवर्स होती है, और यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोललता ताप पर निर्भर करता है और यह मोललता ताप पे निर्भर नहीं करता है। मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू होता है ना। अच्छा, यहां पर स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय।
का द्रव्यमान है और यम क्या है, अणु भार है, अणु भार है ना। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखना ध्यान से। अगला है आपका नॉर्मलता की परिभाषा, है ना। जो परिभाषा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है उसी को मैं कराया हूं, इधर उधर का कोई नहीं कराया हूं। नॉर्मलता क्या होता है, देखो, निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस ताप पे क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। और नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तुल्यांक प्रति लीटर होता है। यह ताप पर निर्भर करती है ना। नॉर्मलता यानी इक्वल टू क्या होता है, W/E, है ना। नॉर्मलता यानी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, देखता हूं कौन बच्चा बता लेता है। जी हाँ, नॉर्मलता यानी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। अगर बच्चे आ रहा है तो आप बताना जरूर। हाँ, क्या होता है बताओ, W/E, W/E अपान भी, ये नॉर्मलता N इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना, ठीक है, E इज इक्वल टू, है ना प्यारे बच्चे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आदर्श विलयन क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मैं फालतू के क्वेश्चंस को नहीं लाया हूं, एग्जाम का अंतिम समय चल रहा है, वही लाया हूं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो आदर्श विलयन क्या होता है, वे विलयन जिनकी सांद्रता व ताप के विभिन्न अवस्था में राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसके राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। और आदर्श विलयन के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, यहां पे ध्यान देना। डेल्टा एच मिश्रण का मान 0 होता है, डेल्टा भी मिश्रण का मान 0 होता है, और डेल्टा एस मिश्रण यानी एंट्रोपी का मान 0 से अधिक होता है। उदाहरण में देखो बेंजीन और टॉलुइन, देखो बेंजीन का सूत्र लिखो, एक सिमिट्री दिखाता हूं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछता है। और ये टॉलुइन है, देखो दोनों में बेंजीन बेंजीन कॉमन है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। हेक्सेन, हेक्सेन मतलब C6H14, और हेप्टेन C7H16, ये हेप्टेन और हेक्सेन है, आप देख सकते हो। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, और एथिल आयोडाइड C2H5I, ये दोनों आप देखोगे सब में, इसमें बेंजीन शामिल है, इनमें कार्बन का रिंग कार्बन की संख्या लमसम समान है, इसमें देखोगे तो C2H5 समान है। यानी ये तीनों के तीनों क्या है, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आदर्श विलयन में चीजें समान होती हैं। वहीं पे अनादर्श विलयन की बात करें प्यारे बच्चे, तो अनादर्श विलयन क्या होता है, वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। और एग्जाम्पल में नॉट इक्वल टू पी, ये P0A(x) यानी ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। PB इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू P0B(x) भी होता है। डेल्टा H मिश्रण का मान 0 नहीं होता, डेल्टा B मिश्रण का मान 0 नहीं होता। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसका एग्जाम्पल है, फिनाल और एनिलीन इसका एग्जाम्पल है ना, इसलिए अनादर्श विलयन का, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो आगे चलते हैं। अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, तो देखो वे सभी गुणधर्म, विलयन के वे सभी गुणधर्म जो विलायक में उपस्थित निश्चित मात्रा में विलेय के कणों की, अणु या आयन जिसके उसके संख्या पर निर्भर करता है, वह विलयन की अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। यानी विलेय में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। यह अणु संख्या गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। 4 प्रकार का होता है, वाष्प में अपेक्षित अवनमन, उष्णांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशर दाब, ये 4 प्रकार का ये अणु संख्या गुणधर्म होता है। समझ में आया? यानी विलयनों के वे गुणधर्म जिनमें विलायक में उपस्थित निश्चित मात्रा में जो कण होते हैं, कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। चलो जी सरकार, ये देखो
मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की परिभाषा। जी सरकार, देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, एक मोलल विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जैसे आपको पता है डेल्टा टी एफ टी बी इज इक्वल टू यम इंटू के बी होता है। अगर के बी का वैल्यू, यम का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 हो तो डेल्टा टीबी का मान किसके बराबर हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक मोलल एक मोलल एक मोलल एक मोलल जो है, एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे सभी लोग, है ना। अगला देखो, अगला क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो आपको पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, है ना, यहाँ समझना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए एफ इंटू यम। ये देखो यहां से इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि एक मोलल विलयन में जो हिमांक में अवनमन होता है, यम का वैल्यू एक मोलल अगर मान लो तो यहां पर डेल्टा टी एफ का मान टी एफ के बराबर हो जाएगा। तो एक मोलल विलयन में जो हिमांक में अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यानी एक मोलल विलयन में जो हिमांक में अवनमन होता है उसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। नेक्स्ट देखो, समपरासी विलयन किसे कहते हैं। तो समपरासी विलयन क्या होता है, जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समपरासी विलयन। नाम से भी स्पष्ट है, समपराशरी, यानी जिनके पराशर दाब समान होंगे समपरासी विलयन कहलाएंगे। इन्हें क्या कहते हैं, समपरासी विलयन कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होता है, या C1 इज इक्वल टू C2 भी लिख सकते हो समपरासी विलयन के लिए, क्योंकि इसमें ताप समान होता है। यानी समान ताप पर अगर विलयन के पराशर दाब समान होंगे तो उन्हें समपरासी विलयन कहेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, प्रतिलोम पराशर क्या होता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा, पराशर मतलब पराशर। किसी विलयन में जब पराशर दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो पराशर क्रिया क्या होने लगती है, पराशर क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, मतलब उल्टा होने लगती है। ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम पराशर कहलाता है। और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, जल के शोधन में किया जाता है। ये पॉइंट लिख सकते हो। जब किसी विलयन में हम लोग पराशर दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो पराशर क्रिया उल्टा होने लगती है। जब उल्टा होने लगेगी तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रतिलोम पराशर कहलाता है, और इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। समझ में आया। चलो जी सरकार आगे चलते हैं। अल्प पराशरी और अति पराशरी क्या होता है। हाँ देखो, ऐसा समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समपराशरी कहते हैं। ठीक है, अगर समान ना हो तो, अगर समान ना हो तो उसमें से एक का पराशर दाब अधिक होगा, जिसका अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, जिस विलयन जिनका पराशर दाब अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, अति पराशरी कहेंगे। और जिसका पराशर दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी कहते हैं। क्या लिख सकते हो, समान ताप दाब पर ऐसा हो, समान ताप पर ऐसा हो, ऐसा हो जिसमें दो विलयन हो, दोनों विलयन का पराशर दाब समान ना हो। जब पराशर दाब समान नहीं होता है तो विलयनों में से किसी एक विलयन का पराशर दाब अधिक होता है जिसे हम लोग अति पराशरी कहते हैं, किसी के एक विलयन का पराशर दाब कम होता है जिसको हम लोग अल्प पराशरी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। हाँ अब चलो, अब वैद्युत रसायन वाले चैप्टर की परिभाषा पे हम लोग चलते हैं। ठीक है ना। तो वैद्युत रसायन वाले चैप्टर की परिभाषा में सबसे पहला परिभाषा आता है क्या, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को कैसे बदलेंगे रासायनिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ना। और प्यारे बच्चे आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, पूरी तरीके से क्लासेज हो गया, प्लान हो गया, पूरी तरीके से आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं, फिर भी आप सभी लोग लाइक नहीं करते हो, ये बहुत बुरा लगता है। क्लास को लाइक कर दिया करो, साथ में शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, अगर पसंद आता है हमारा मेहनत, हमारा जो डेडिकेशन आप सभी लोगों के लिए है तो। ठीक है सरकार।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट परिभाषा देखते हो यहाँ पे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना? देखो देखो, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखने के लिए आर रो इज इक्वल टू आर ए अपान यल, इससे लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, है ना? ठीक है, देखो अगर हमारे पास ऐसा कोई इलेक्ट्रोड हो जिसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर हो और इलेक्ट्रोड की लंबाई 1 मीटर हो, इलेक्ट्रोड की लंबाई कितना, 1 मीटर हो, तो जो सेल का प्रतिरोध होता है उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा यहाँ पर, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से बने सेल का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बने इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध होता है उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसकी मात्रक क्या, ओम मीटर होती है। देखो एकांक मीटर क्षेत्रफल और एकांक मीटर अनुप्रस्थ काट की लंबाई का जो इलेक्ट्रोड से बना हुआ सेल होगा उसका जो प्रतिरोध होगा, यही प्रतिरोध किसके बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है सरकार, चलो आगे चलते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो ये बहुत आसान है इसका परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी रो के इसे कप्पा के से प्रदर्शित करते हैं, ये इज इक्वल टू 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या फिर साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। ठीक सरकार, आगे चले, चलो अगला चलते हैं। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक क्या होता है, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी यल तथा इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल ए, ये अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल इज इक्वल टू L/A हो जाएगा। और एक सूत्र यहाँ से और आता है कि सेल स्थिरांक x, यहाँ पे x रहेगा, सेल स्थिरांक x इज इक्वल टू, है ना, कप्पा के इंटू आर भी होता है। सेल स्थिरांक x इज इक्वल टू, ये भी याद रख लेना, 2 फार्मूला होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जी सरकार आगे चलते हैं। मोलर चालकता क्या होता है, देखो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में घुले वैद्युत अपघट के 1 मोल द्वारा, वैद्युत अपघट के कितना, 1 मोल द्वारा जो आयनों के चालकता होगी, यानी 1 मोल द्वारा जो आयनों की चालकता उपलब्ध कराया जाएगा उसे मोलर चालकता कहते हैं। इसको लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा के इंटू 1000 बटे यम हो जाएगा, मोलर चालकता का सूत्र है। यानी 1 मोल आयनों के द्वारा जो चालकता उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कोई पानी ले लो, उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घोल दो, उसके द्वारा जो चालकता उपलब्ध कराया जाएगा उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो आगे चलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। देखो जब किसी भी धातु का छड़ उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है, जब किसी धातु का छड़ उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है, जब किसी धातु का छड़ उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है ना, उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है। जब किसी धातु का छड़ उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विलयन के आवेश, जो कि विलयन के आवेश के विपरीत आवेश होता है। जैसे विलयन में अगर प्लस आएगा तो धातु पे माइनस आएगा। यानी जब किसी धातु का छड़ उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है तो धातु के छड़ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, विलयन की सांद्रता, यह विलयन की सांद्रता होती है। विलयन की विद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी जो विद्युत अपघट्य उसकी प्रकृति कैसी वह होती है। विद्युत अपघट्य धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्य प्रकृति और ताप दाब की परिस्थिति, ये विलयन की इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। देखो मेरी बात सुना, एक धातु का छड़
उसी धातु के लवण के विलयन में डाल दिया गया, तो इस धातु के क्षण पर इस लवण के विलयन के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे जिसके कारण इन दोनों के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यहाँ पर विलयन की सांद्रता, और क्या होता है, धातु की विद्युत अपघट की प्रकृति, धातु की प्रकृति, और साथ साथ में ताप दाब सांद्रता। अगर यही इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 एटीएम दाब, और साथ साथ में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 एटीएम दाब पर नापा जाए, तो ये इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहा जाता है, ये इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, चलो जी सरकार। अब प्राथमिक सेल क्या होता है, इसको देख लेते हैं। प्राथमिक सेल ऐसा सेल जिसका केवल एक बार उपयोग किया जा सके। प्राथमिक सेल जैसे शुष्क सेल हो गया, लैंकेसो सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, ये सब प्राथमिक सेल होता है ना। अगर बात करें द्वितीयक सेल क्या होता है, तो ऐसा सेल जिसका हम लोग क्या करें, बार बार उपयोग कर सकें, यानी चार्ज कर करके उपयोग किया जा सकता है, जैसे सीसा संचायक सेल हो गया, या फिर निकिल कैडमियम सेल, ये सब द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब हमारी शुरू होता है ये वाला, क्या, ये वाला अभिक्रिया की वेग यानी रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर शुरू होता है। तो अभिक्रिया की वेग की अगर हम देखा जाए यहाँ पर की परिभाषा क्या होती है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। अभिक्रिया का वेग को इस तरीके से भी प्रभावित किया जा सकता है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यह भी इस तरीके से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कोटि की बात किया जाए तो वेग नियम में जो सांद्रता पदों के घातों का योग होता है, जैसे वेग है यहाँ पर, वेग इज इक्वल टू के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, तो कोटि यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, ये रासायनिक अभिक्रिया की कोटि होगी। और ये सांद्रता प्लस पदों के घातों का योग जो होता है ये कोटि कहलाता है ना। सांद्रता पदों के घातों का योग क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है, आणविकता क्या होती है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के न्यूनतम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे आपके सामने H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl दिया है, तो यहाँ पर इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं, है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग के सांद्रताओं के घातों पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने एक रासायनिक अभिक्रिया है, ए से क्या हो रहा, उत्पाद बन रहा है, तो वेग डी एक्स डी ए अपान डी टी, ये वेग जो है ए के पावर जीरो पे निर्भर करेगी। तो ए के पावर 0 1 होता है, तो डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है अभिक्रिया के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो इसे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया का वेग जिनकी सांद्रता पद के प्रथम घात के समानुपाती होती है। इसमें डी, जैसे ए से आपका उत्पाद बन रहा है, तो वेग क्या है, डी ए अपान डी टी, जो वेग है यह ए के प्रथम घात के समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, के है ना। तो अगर अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती होती है तो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया, अगर अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होती है तो शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया, है ना, ये भी कह सकते हो। या अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो आपकी प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर सांद्रता पर निर्भर करती तो प्रथम घात के निर्भर करती तो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे देखो इसका वेग स्थिरांक का सूत्र निकाल लो, क्या होता है, A0
माइनस ए टी अपान टी, ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपकी इसका क्या हो जाता है, प्रथम कोटि के रसायन शून्य कोटि के रासायनिक अपक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र है। और K इज इक्वल टू यहाँ पर A0/2 भी 2T भी प्रथम कोटि के रासायनिक अपक्रिया का, ये भी आपके सामने फार्मूला है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चे, अच्छे तरीके से। जी हाँ, ठीक है। दूसरी बात देखो, प्रथम कोटि के रासायनिक अपक्रिया की देखा जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग A अपान A माइनस एक्स होता है, या फिर K इज इक्वल टू 0.693 अपान टी, ये होता है फार्मूला। ये दोनों फार्मूला होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है, छद्म एकाण्विक अपक्रिया वाली परिभाषा, है ना। छद्म एकाण्विक अपक्रिया की परिभाषा क्या होती, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी कोटि का मान तो एक होता है परंतु आणविकता या अणु संख्यता एक से अधिक होता है, इन्हें छद्म एकाण्विक अपक्रिया कहा जाता है। जैसे आपके सामने कोई भी रासायनिक अपक्रिया ले लो, CH3COC2H5 है ना, इसका जल H2O के साथ अभिक्रिया कराने पर CH3COOH प्लस C2H5OH बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इसकी आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि इसकी एक होती है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को छद्म एकाण्विक अभिक्रिया कहा जाता है। और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया की अगर देखी जाए तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि इसमें सब में H2O होता है। सब में क्या होता है, H2O होता है। ऐसे रासायनिक अपक्रिया में सब में H2O होता है ना। तो इस ऐसे रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, सब में H2O होता है। ठीक है, समझ में आई बात आप सभी लोगों को। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अब लास्ट परिभाषा है सक्रिय ऊर्जा की। परिभाषा तो यहाँ पे लिखा है लेकिन सक्रिय ऊर्जा का फार्मूला आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क में कमेंट करना है। और होमवर्क में यही नहीं, होमवर्क में कुछ और चीजें भी कमेंट करनी है। जैसे आपको प्रथम कोटि प्रथम ध्यान समझना, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का इकाई बताना है। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आपको बताना है, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का इकाई बताना है। स्थिरांक का इकाई बताना है। ठीक है, और अपने जिला का नाम जरूर बताना है। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर आप अभी तक यह अंतिम प्रयास बैच नहीं ज्वाइन किए हो और यूपी के बोर्ड से आपको पेपर देना है, तो अंतिम 30 दिन में जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग इस अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, जो इसमें दिया गया है ना केवल उतना पढ़ लेना, आप प्रॉपर बन जाओगे, इतना मैं बता दे रहा हूँ। पूरी प्रश्न आपको यहीं से फंसेगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे तैयार कर लीजिएगा। पिछले 5 साल में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, जो अलग अलग सेट हैं उसको यहाँ पे कराया गया, इसको तैयार कर लो। और साथ में गेस्ट मॉडल पेपर, 8 मॉडल पेपर इसमें दिया जाएगा, 8 के 8 तैयार कर लिए ना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आज मैं बोल रहा हूँ, बस उतना पढ़ लेना आप सभी लोग, पूरी क्षमता के साथ में जबरदस्त परसेंटेज फोड़ कर आओगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप सभी लोग जो भी बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के अवसर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके मात्र 189 में 50 बच्चों के लिए डिस्काउंट था, अभी भी चल रहा है, फायदा उठा लो। लेट होने के बाद कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। सभी प्यारे बच्चों को जय मां सरस्वती। और हाँ, वाराणसी के आसपास के बच्चे मीटअप के लिए जरूर आइएगा, यहाँ पर आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। इन दोनों नंबर पे कॉल करके बता दीजिए सबको, भैया को, कि हम आ रहे हैं। बाकी मिलते हैं क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।